वेलकम दोस्तों, आज के इस नए से बेहतर से वीडियो में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी पीएसआई ऑप्शनल पेपर 1 का जो टॉपिक्स है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है राज्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेट। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं राज्य का सिद्धांत सबसे फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे राज्य क्या है, इसके बारे में आज क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कोर फिजिक्स, कोर एरिया क्या क्या है, तो राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, व्हाट इज नेशन स्टेट, उसके बाद स्टेट नेशन, उसके बाद नेशन स्टेट, ठीक है ना। ये सब है राज्य राष्ट्र के समक्ष चुनौती क्या है, आज के इस वीडियो में जानने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम कुछ नोटिंग नहीं करा रहे, लिखा नहीं रहे हैं, बट जो हम बोलेंगे आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं कि राज्य, ठीक है ना, राज्य क्या है या स्टेट क्या है, ठीक है, समझिए। अब देखिए, कई पश्चिमी विचारक है जिसमें इसमें एक गार्नर नाम के व्यक्ति है, ठीक है ना, गार्नर। तो उनके अनुसार राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है, ठीक है ना, मनुष्य के कम्युनिटी के नाम है, माने मनुष्य के समुदाय का नाम है जिसमें 1 2 3 4 5 जैसे समुदाय बना हुआ, ठीक है ना। उस समुदाय का नाम, समुदाय का नाम है जो संख्या में चाहे कम हो, भले संख्या में चाहे 5 ही हो, ठीक है ना, या 10 ही हो, जो संख्या में चाहे कम हो, लेकिन संख्या में चाहे कम हो या अधिक, ठीक है, कम हो या अधिक हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, परंतु जो किसी निश्चित भूखंड है, ठीक है, निश्चित भूखंड में रहते हैं, निश्चित एक जगह पर रहते हैं भूखंड में। यहाँ पे देखिए, निश्चित भूखंड में अस्थायी रूप से बसा हो, जो किसी भी बाह्य, ठीक है, किसी बाह्य शक्ति इसके नियंत्रण न हो, यानी आज़ाद हो, ठीक है, जिसको हम संप्रभुता आज के वो समझेंगे, वो अलग डिस्कशन, ठीक है ना। जो किसी भी बाह्य शक्ति के नियंत्रण से प्रायः स्वतंत्र हो, जिसमें जैसी सुसंगठित सरकार विद्यमान हो, इसमें एक सरकार भी विद्यमान होना चाहिए, ठीक है ना, क्या एक सरकार भी विद्यमान होनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन करने के लिए उस भूखंड में प्रायः निवास भी होना चाहिए, ठीक है ना, निवासी अभ्यस्त हो या निवासी रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार राज्य के अंतर्गत कितने तत्व होते हैं, राज्य के अंतर्गत 4 तत्व आते हैं। देखा हमने कि गार्नर ने क्या कहा, गार्नर ने कहा कि चाहे संख्या बल में कम या अधिक हो, इससे कोई नहीं है, ठीक है ना। एक समुदाय में रहते हो और एक भूखंड हो, वहाँ पर अस्थायी रहते हो, ठीक है ना। पहला क्या है, देखते हैं सबसे पहले इसमें 4 तत्व हम पढ़ें, ठीक है ना। पहला क्या है, 1 सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा इरेज कर लीजिए, ठीक है ना, इरेज कर लीजिए 1 मिनट, ठीक है ना। ये हम पढ़ें गार्नर का कितने हैं, 4। सबसे पहले कितने हैं, 4, देखिए सबसे पहले 4 देते हैं। सबसे पहले एक भूखंड में रहते हो, भूखंड में रहते हो, उसके बाद वहाँ पर लोग रहना चाहिए जो सरकार की बातें को माने, ठीक है ना, और सरकार भी तो होना चाहिए, और वह क्या कहना चाहिए, बाह्य शक्तियों से मुक्त होना चाहिए, नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। इसको हम कहते हैं संप्रभुता आज की भाषा में, ठीक है ना। ये इसके कितने तत्व है, 4 तत्व है। तो एक बार और समझ लेते हैं कि राज्य क्या है। गार्नर के अनुसार राज्य मनुष्यों के उस समुदाय को कहते हैं, ठीक है ना, किससे, मनुष्य के उस समुदाय को कहते हैं, चाहे संख्या में कम है हो ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु एक निश्चित भूखंड में, ठीक है ना, कि निश्चित भूखंड में रहते हो और वहाँ पर लोग निवास करते हो, ठीक है ना, लोग निवास करते हो, वहाँ पर एक सरकार हो, ठीक है ना, सरकार हो, और किसी सरकार जो है किसी बाह्य के नियंत्रण में ना हो, यानी स्वतंत्र हो, और स्वतंत्रतापूर्वक संप्रभुता से वो लोग निवास करते हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वो राज्य कहते हैं। आगे देखते हैं, गार्नर द्वारा यह परिभाषा अपनी पुस्तक, ठीक है ना, उसने एक पुस्तक लिखा, वो क्या है, पूर्व पुस्तक लिखी जिसमें पॉलिटिकल साइंस इन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस इन गवर्नमेंट उसका नाम रखा, ठीक है ना। गार्नर क्या रखा, पॉलिटिकल साइंस इन गवर्नमेंट, ठीक ना, उस पुस्तक में ये परिभाषा लिखी, ठीक ना। यह परिभाषा अब क्या है, अब सर्वमान्य यूनिवर्सल हो चुकी है। इसे उरुग्वे में एक मोंटेविडियो विषय हुआ था जिसको 1933 में, वहाँ पर इसे सार्वभौमिक मान लिया गया था इस परिभाषा को, ठीक है ना। इस परिभाषा को अब सार्वभौमिक माना गया था। तो ये हमारा पहला डिस्कशन हुआ जिसमें हम लोग देखा कि राज्य क्या है, ये हम लोग देख लें। अब देखना है कि राष्ट्र क्या है, ठीक है ना। राष्ट्र देखते हैं, सबसे पहले राष्ट्र क्या है। इंग्लिश में को आप समझते हैं, इंग्लिश में इसको नेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक और व्यक्ति है जिसको अर्नेस्ट रेनन कहा जाता है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि राष्ट्र वह समूह है, एक क्या है, एक समूह है, राष्ट्र वह समूह है जिससे अतीत में लोग मिलकर बड़े काम किए हो, जिससे मतलब इतिहास में हम लोग बड़े उस काम को किए हो और भविष्य में वो आगे बढ़ाना चाहते हैं उस काम को, ठीक है ना। भविष्य में भी वैसा काम करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार राष्ट्र एक क्या है, एक कल्चरल यानी सांस्कृतिक अवधारणा है जिसका जन्म धर्म, भाषा आदि आधारों पर होता है। जिसका जन्म किससे होता है, जन्म होता है धर्म, भाषा आदि आधारों पर राष्ट्र का जन्म होता है, जिसके लिए किसी एक भौगोलिक सीमा का होना निश्चित नहीं। इसमें एक भौगोलिक सीमा हो ये भी निश्चित नहीं है। एक धर्म रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए, यानी दोस्तों एक कल्चरल रहना चाहिए उसमें, उसको हम राष्ट्र कहते हैं, ठीक है ना।
जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में कुछ एक राष्ट्र के रूप में इराक है। देखिए इराक है ना, एक भावना, एक अवधारणा है, इतिहास में पीछे कुछ काम किए आगे भी। ईरान है और तुर्की में फैले, यद्यपि इनका अब कोई राज्य अलग नहीं है, ईरानी है। इसी प्रकार इजरायली या यहूदी 1948 के पहले एक राष्ट्र के रूप में संगठित है, किंतु 1948 में इजराइल के जन्म से अब उन्हें भूमि प्राप्त हो गई है, उन्हें क्या मिल गया है, एक भूखंड मिल गया है, राज्य स्थापना हो गई है, ठीक है। उससे पहले क्या है, राष्ट्र। इसमें देखिए भूखंड आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्य में क्या है, भूखंड आवश्यक है, यानी भूमि रहनी चाहिए। अब देखिए अब इसलिए ये हम पहला दूसरा डिस्कशन देख लिए। पहले देख लीजिए राज्य क्या है, राष्ट्र में राज्य में 4 होना चाहिए, ठीक है। भूखंड, लोग, सरकार और संप्रभुता, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र क्या है, राष्ट्र इससे अलग अवधारणा है, इसमें भूखंड नहीं होना चाहिए, परंतु विपरीत में अर्नेस्ट न्यूटन कहते हैं जिस अतीत में कुछ बड़े काम किए हो और आगे भी उस काम को करने की लालसा या अभिलाषा होती है, उसको हम राष्ट्र कहते हैं। ये एक सांस्कृतिक अवधारणा है, कल्चरल से जुड़ा हुआ अवधारणा है, से धर्म जाति के आधार पर इसका जन्म होता है, ठीक ना। इसमें एग्जाम्पल हम देख लें, इजराइल, ईरान। और इजराइल तो खत्म हो गया 1948 में, तो खत्म हो गया, ठीक ना। अब हम देखते हैं राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट की अवधारणा देखते हैं। देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी, एक सेकंड दोस्तों, चलिए एक सेकंड। देखिए ये क्या है, राष्ट्र राज्य, ठीक ना। ये देखते हैं 18वीं से 19वीं शताब्दी की अवधारणा पर व्यवस्थित विकास हुआ। इसका कब हुआ है, 1819वीं शताब्दी का विकास हुआ है, जो राष्ट्रीयता की धारणा पर ये भी राष्ट्रीयता की धारणा पर आधारित है। राष्ट्र के ये वर्तमान स्वरूप को दिखाता है, ठीक ना। आधुनिक राज्यों में राष्ट्र राज्य की संज्ञा दी, आधुनिक जो है राज्य है, जैसे भारत है, इसको राष्ट्र राज्य की अवधारणा दी जाती है, किंतु अब यह शब्द समांगी समाज के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। समान समाज के लिए प्रयोग अर्थात ऐसे समाज में समरूपता होती है, संस्कृति रूप से विविधता नगण्य होती है, ठीक ना। विविधता नगण्य होती है, विविधता यानी यहाँ कई प्रकार कल्चर, अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। अब हो गया, ठीक ना। ये रहा, यहाँ कहाँ होती है, इसका क्या कहते हैं हम लोग कि 18वीं 19वीं अवधारणा का प्रयोग हुआ था, ठीक ना। विकास हुआ था जो आधुनिक आधारिक राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप को पर, जिसमें वर्तमान स्वरूप क्या हो सकता है, ऐसे समाज जो समरूप होता है, ठीक ना, जो सांस्कृतिक रूप से और विविधता का नगण्य होता है। अब होगा लास्ट हम देखना है राष्ट्र राज्य की अवधारणा, ठीक ना। राष्ट्र राज्य की अवधारणा देखना है, चलिए ये देख लेते हैं। आधुनिक राज्यों को यद्यपि राष्ट्र राज्य ही कहता है। आधुनिक जो है राज्य है उसको हम लोग राज्य राष्ट्र कहते हैं, बोले ना, ये राज्य बोलते हैं उसको राष्ट्र कहते हैं, ठीक ना। ये नहीं बोलते, ये सबसे बोले राज्य। आधुनिक जितने भी राज्य हैं उसको हम राज्य राष्ट्र ही कहते हैं, ठीक ना। किंतु विविधता वाले समाजों के लिए राज्य राष्ट्र कहने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जैसे कई राष्ट्र है जो विविधतापूर्ण है, ठीक ना, उसको हम लोग राज्य राष्ट्र कहने का प्रारंभ हुआ। अर्थात एक राज्य तो होता है किंतु अनेक संस्कृतियाँ, उसमें कई प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान होती है, जिनकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न राष्ट्रीय समझ होती है, ठीक ना। उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट नेशन कहते हैं। और लास्ट में बताया है राष्ट्र राज्य के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हो चुकी है, ठीक ना। हम चुनौतियों के बारे में जानकारी करते हैं, इसके लिख लेते हैं चुनौतियाँ क्या है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, चुनौती, ठीक है ना। चुनौती से देखते हैं, देखिए चुनौती जो है सांस्कृतिक सबसे पहले है, कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, ठीक ना। कुछ अवसरों पर राष्ट्र और राज्य समवर्ती नहीं रह गए हैं। आज भी ऐसे समुदाय हैं जो संस्कृति आदि के आधार पर परस्पर एकता और राष्ट्र चेतना को दर्शाते हैं, किंतु राज्य के रूप में संगठित नहीं है, ठीक ना। संगठित स्थिति नहीं है, ठीक ना। चेतना उनमें दर्शाते हैं किंतु राज्य के रूप में संगठित होने की स्थिति में नहीं है। जैसे कुछ इराक, ईरान, ये सब संगठित नहीं है, स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में पहचानते हैं किंतु राज्य में स्वयं संगठित नहीं। ये पहला चुनौती है। दूसरा हो गया वैश्वीकरण, ठीक ना। वैश्वीकरण सूचना प्रौद्योगिकी सकारात्मक तो प्रभाव आया है, परंतु इससे राष्ट्र राज्य के संकट भी उत्पन्न हुआ है। इनमें विकासशील देशों में नौ उपनिवेश, न्यू कॉलोनियलिज्म को जन्म दिया है, अर्थात संपन्न देशों को कमजोर देशों के आर्थिक संसाधन पर कब्जा, ठीक ना, कब्जा के उद्देश्य से निवेश किया गया है, व्यापार प्रोत्साहन ये सब दिया गया जिससे वो उनका कब्जा हो सके, ठीक ना। ये एकदम सबसे बड़ा चुनौती है, वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ोतरी। अब युद्ध, ठीक है, युद्ध सबसे बड़ी चुनौती रही है। युद्ध राष्ट्र राज्य की अवधारणा को कमजोर कर रहा है। विगत वर्ष में अनेक युद्ध हुए, जैसे कि समझ लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यह राष्ट्र राज्य की असफलता को दिखाता है, ठीक है। राष्ट्र राज्य मतलब क्या है, एकता भावना ये सब जुड़ा होता है, दिखाता है, ठीक ना। इसको विफल कर रहा है। राष्ट्र राज्य का मूल कार्य लोगों को सुरक्षा देना, ठीक ना। राज्य का मूल कार्य क्या है, लोगों को सुरक्षा देना और शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करना, किंतु ये इस कार्य में अनेक कठिनाई का सामना कर रहा है। इसमें आजकल देखिए आतंकवाद हो गया, साइबर युद्ध, पर्यावरण संकट, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय अनेक ऐसे कारोबार है जो इसको चुनौती दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये रहा आज का हमारा इस मेन
टॉपिक जो हमने शुरू किया था, इस टॉपिक को देखिए, राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, ये सब हम समझ लिए, ठीक ना। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा, तो राज्य के समक्ष चुनौती, राष्ट्र राज्य के समक्ष चुनौती, जिसमें आतंकवाद देखे, वैश्विक, उसके बाद क्या देखे, सूचना और प्रौद्योगिकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उसके बाद युद्ध चल रहा है, वो चुनौती बना है, सांस्कृतिक चुनौती बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट ऐसे ही चीज़ें के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।